जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल जीएम लर्निंग पॉइंट पर स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग गति का समीकरण ग्राफीय विधि से ज्ञात करेंगे। तो गति के समीकरण को हम लोग केवल वेग समय ग्राफ के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो आइए समझते हैं गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण, मान लीजिए इस प्रकार से कोई वेग समय ग्राफ है और यह y अक्ष है और यह x अक्ष है और यह बिंदु O है। मान लीजिए कोई वस्तु u वेग से गति करना प्रारंभ करता है और यह मान लीजिए बिंदु A है। तो जो वेग u है वह OA द्वारा प्रदर्शित किया गया है। और मान लेते हैं t समय पश्चात इस वस्तु का वेग जो होता है, मान लीजिए OC t समय है और t समय पश्चात वस्तु का वेग बढ़ करके क्या हो जाता है, v हो जाता है। मान लीजिए इस वेग ग्राफ को हम लोग C से मिला देते हैं इस प्रकार से, और यह बिंदु मान लीजिए B है। तो BC जो है इस वस्तु के अंतिम वेग V को प्रदर्शित करता है इस प्रकार से। अब चित्र को पूरा करने के लिए हम A को OC के समांतर जो है BC से मिला देते हैं इस प्रकार से। और मान लीजिए AB और यह बिंदु मान लीजिए D है। तो AB और AD एक दूसरे से मान लेते हैं थीटा कोण बनाता है। और पुनः हम लोग बिंदु B को जो है y अक्ष से इस प्रकार से मिला देते हैं। मान लीजिए यह बिंदु E है। तो इसमें हम लोग थ्योरी के रूप में कुछ लिखेंगे। माना कोई वस्तु O से प्रारंभिक वेग U से गति करना प्रारंभ करती है तथा t समय तक वस्तु का एक समान त्वरण a है और t समय के बाद वस्तु का अंतिम वेग भी हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग चित्र में लिखेंगे कि माना कोई वस्तु O से U वेग से गति करना प्रारंभ करता है और t समय तक वस्तु का एक समान त्वरण a बना रहता है और t समय के पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v हो जाता है। तो इस चित्र से हम लोग जो है सभी के मान को लिख लेते हैं। तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या है, देखिए इसमें जो OA है वह वस्तु का प्रारंभिक वेग है। तो OA किसके बराबर है, DC के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं OA बराबर DC और DC किसके बराबर है, U के। तो हम लोग जानते हैं वस्तु का प्रारंभिक वेग OA कहिए चाहे DC कहिए चाहे U कहिए। इसी प्रकार समय कौन है, OC। तो OC इक्वल क्या हो जाएगा, OC AD के बराबर है क्योंकि OC AD और BE एक दूसरे के क्या है, समांतर। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं OC बराबर AD बराबर BE और यह किसके बराबर है, समय t के बराबर है। मान लीजिए यह जो है इक्वेशन फर्स्ट है और यह इक्वेशन सेकेंड। तो अंतिम वेग की अगर बात करें, अंतिम वेग, तो अंतिम वेग जो है ये OA कह लीजिए OE और OE किसके बराबर है, BC और यह किसके बराबर है, अंतिम वेग V के बराबर है। तो इसमें अगर हम BC बराबर कहें, इसलिए अगर हम लोग BC बराबर देखें तो BC बराबर क्या होगा, BC बराबर होगा BD प्लस CD। तो यहाँ लिख सकते हैं BD प्लस CD। अगर हम लोग समीकरण 1 और 2 से BC और CD का मान रखें तो BD का मान ज्ञात हो जाएगा। तो BC का मान रखते हैं तो BC का मान कितना है, V है। तो यहाँ हो जाएगा V इक्वल BD का वैल्यू कितना है नहीं पता है हमें, तो BD लिख लेते हैं इस प्रकार से, प्लस CD का वैल्यू पता है, CD का मान कितना है, U है U। तो इस समीकरण को हम लोग रिवर्स उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा BD प्लस U बराबर V। ठीक है, अब प्लस U है तो अगर हम लोग इसको इस पर पक्षांतर करें तो इस प्रकार से BD
बराबर आएगा v माइनस यू, और यह मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 है। हम लोग जानते हैं किसी वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ में, वेग समय ग्राफ की प्रवणता ही वस्तु का क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि वस्तु का त्वरण वेग समय ग्राफ की प्रवणता होती है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता ही क्या होता है, वस्तु का त्वरण होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रवणता बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस प्रकार अगर हम त्रिभुज जो है ए बी डी में देखें तो लंब कौन है, बी डी। तो त्वरण, ये प्रवणता किसके बराबर, त्वरण के। तो त्वरण बराबर सूत्र हो जाएगा हमारा, त्वरण बराबर होगा, अब ये क्या है, प्रवणता, लंब कौन है, बी डी। तो यहाँ लिखेंगे बी डी बटा आधार कौन है, ए डी। तो ये हो जाएगा ए डी। अब त्वरण हम लोग जानते हैं, त्वरण को किससे दर्शाते हैं, ए से, ए बराबर, और बी डी तथा ए डी का मान अगर हम लोग समीकरण 1 2 3 से देखते हैं तो बी डी का मान कितना है, बी डी का मान है v माइनस यू। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग v माइनस यू बटा ए डी का मान क्या है, ए डी का अगर हम लोग मान देखें तो ए डी का मान है t। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिख सकते हैं बी डी तथा ए डी का मान समीकरण 3 तथा समीकरण 2 से रखने पर, अब देखिए ये बटा में टी है, इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी इक्वल वी माइनस यू। अब हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, दाएं पक्ष की जगह बाएं पक्ष, बाएं पक्ष की जगह दाएं पक्ष। तो ये जाएगा वी माइनस यू बराबर ए टी। अब माइनस यू है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये होगा वी इक्वल यू प्लस ए टी। और यही क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। तो यहाँ लिख सकते हैं यही गति का प्रथम समीकरण है। अब आइए गति का द्वितीय समीकरण ज्ञात करते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा बस परिवर्तन करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग गति का द्वितीय समीकरण। हम लोग जानते हैं गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि वेग समय ग्राफ में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होती है वह वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष ओसी द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो ग्राफ ए बी इस प्रकार से और ओ सी के बीच घिरा गया क्षेत्रफल जो ये है, यही क्या कहलाएगा, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन। तो ये जो है इस प्रकार से कह सकते हैं, यह विस्थापन जो है यही वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है। इस प्रकार से यह जो है यह वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे यदि वस्तु t समय में यस दूरी तय करती है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी वेग समय ग्राफ ए बी तथा समय अक्ष ओ सी के द्वारा घिरे क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का नाम है ए बी सी ओ। तो ए बी सी ओ के बराबर होगा। तो आपको याद रखना है वेग समय ग्राफ में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो होता है वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इसका जो विस्थापन है वह इसके द्वारा घिरा गया क्षेत्रफल है। तो यह जो आकृति है यह क्या है, इस प्रकार से अगर हम देखें इस आकृति में तो इसमें दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, पैरेलल हैं। यह और यह एक दूसरे के समांतर है और ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर नहीं है। तो यह एक प्रकार से समलंब चतुर्भुज है।
तो विस्थापन जो होगा वह समलंब चतुर्भुज ए बी सी ओ द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल के बराबर होगा। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं, हम लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में कि वह ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर है। देखिए ओ ए समांतर है बी सी के और दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं, वह चतुर्भुज जो होता है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो वस्तु का विस्थापन जो है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन बराबर समलंब चतुर्भुज ए बी सी ओ द्वारा घिरा क्षेत्रफल। तो इसके द्वारा घिरा क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं तो देखिए इसमें यह जो है इस प्रकार से यह एक आयत है, ठीक है, और यह एक प्रकार से क्या है, त्रिभुज है। तो समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यह इस आयत का क्षेत्रफल यानी ए बी सी ओ आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल का योग जो का विस्थापन के बराबर होगा। तो हम लोग विस्थापन बराबर लिख सकते हैं क्या, आयत ए डी सी ओ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल और यह हो जाएगा विस्थापन। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन बराबर, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं हम लोग, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो मान लेते हैं लंबाई क्या है, ओ सी। अब हम लोग जानते हैं ओ सी जो है वह ए डी के बराबर होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें ओ सी गुणे और क्या होगा चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगा ओ ए, ओ सी गुणे ओ ए प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 आधार, आधार क्या है, आधार है हमारा ए डी, तो यहाँ लिख सकते हैं ए डी गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है हमारा बी डी, इस प्रकार से। तो अगर हम इसमें जो है मान रखें तो हम लोग पिछले में गति के प्रथम समीकरण में पढ़े हैं ओ सी बराबर क्या था, ओ सी बराबर टी है और इसमें ओ ए अगर बात करें तो ओ ए बराबर हमारा क्या था, ओ ए बराबर था प्रारंभिक वेग u और ए डी की बात करते हैं तो ए डी यही है। तो ए डी किसके बराबर है, ओ सी के। तो ओ सी और ए डी एक दूसरे के बराबर है जिसके बराबर टी है। और साथ साथ अगर हम लोग बी डी की बात करते हैं तो बी डी इक्वल क्या था, पिछले समीकरण में अगर बात करें तो वो था v माइनस यू और v माइनस यू किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या था, गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो अगर ये प्लस u है, अगर हम लोग इसको इधर पक्षांतर करें तो ये हो जाता है v माइनस यू बराबर ए टी। तो यहाँ पर हम लोग v माइनस यू की जगह ए टी लिख सकते हैं। तो बी डी इक्वल क्या हो जाएगा, ए टी। अब इन सब का मान जो है हम लोग इसमें रख सकते हैं। तो लिख लेते हैं इसके नीचे कि ओ सी ओ ए डी तथा बी डी का मान रखने पर अगर हम इसमें सब मान रख दें तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ इसको हम मिटा देते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। आप रख सकते हैं ओ सी का मान कितना है, ओ सी का मान है टी और विस्थापन को हम लोग किससे दर्शाएं, विस्थापन को दर्शाएं यस से। तो ये हो जाएगा यस इक्वल ओ सी का वैल्यू कितना है, ओ सी का मान है टी गुणे ओ ए का मान कितना है, ओ ए का मान है यू प्लस हाफ। अब अगर हम ए डी की बात करें तो ए डी का मान टी है गुणे टी और बी डी का मान कितना है, बी डी का मान अगर देखें तो बी डी का मान क्या है, ए टी, तो गुणे हो जाएगा ए टी। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से अगर हल करें तो यस बराबर क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ, ए आगे रख दो, टी गुणा हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए टी स्क्वायर। तो यही जो है यह गति का क्या है, द्वितीय समीकरण है। तो क्या लिख सकते हैं, यही गति का द्वितीय समीकरण है। तो इस प्रकार से इसे आप लिख सकते हो। अब आइए समझते हैं गति का तृतीय समीकरण। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ बदलेंगे, लिखेंगे गति का तृतीय समीकरण।
तृतीय समीकरण जो होता है हमारा वो होता है वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग जानते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी वेग समय ग्राफ में जो होता है वेग समय ग्राफ और समय अक्ष OC के बीच दिए गए क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह AB और OC के द्वारा जो घिरा गया क्षेत्रफल है, इस प्रकार से पूरा ABCO के क्षेत्रफल के बराबर ही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होती है। तो पुनः हम लोग लिखेंगे, माना T समय में वस्तु द्वारा तय दूरी यस है, तब वेग समय ग्राफ में यह आकृति ABCO के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब हम लोग जानते हैं विस्थापन बराबर, अब हम लोग जानते हैं ABCO क्या है, एक प्रकार से समलंब चतुर्भुज है। क्या है? एक प्रकार से समलंब चतुर्भुज है। तो विस्थापन बराबर लिख सकते हैं समलंब चतुर्भुज ABCO का क्षेत्रफल। तो पिछले कक्षाओं में हम लोग पढ़े हैं कि समलंब का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। पिछली कक्षाओं में हम लोग पढ़ चुके हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। समलंब चतुर्भुज बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर यही चीज अप्लाई करते हैं। तो विस्थापन को हम लोग किससे दर्शाते हैं? यस से। तो यस इक्वल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल की समांतर भुजाओं का योगफल। तो समांतर भुजा कौन है? OA और समांतर भुजा कौन है? BC। OA प्लस BC गुणे ऊंचाई। तो ऊंचाई इसमें क्या है? ऊंचाई जो होगा वह इसका जो होगा समय अक्ष के बराबर होगा। तो मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, इस प्रकार से चाहे तो OC ले लीजिए, चाहे तो यह AD ले लीजिए, दोनों ही बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर OC ले लेते हैं इस प्रकार से। अब अगर हम लोग OA, BC और OC का वैल्यू रखें तो यह क्या हो जाएगा? यस इक्वल हाफ OA का मान अगर हम लोग देखते हैं, OA का मान क्या है? U। तो ये हो जाएगा U प्लस BC का मान अगर बात करते हैं तो BC कौन है? पूरा। तो BC का मान कौन है? V है। BC का मान क्या है? पूरा V है। तो ये हो जाएगा V। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं BC इक्वल V। ठीक है, और यह ब्रैकेट बंद। OC की बात करते हैं तो OC किसके बराबर है? समय T के। तो यहाँ हो जाएगा T। ठीक है, अब हम लोग गति के प्रथम समीकरण को जानते हैं, इस प्रकार से इसको इरेज कर सकते हैं हम लोग। तो गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? गति का प्रथम समीकरण तो गति का प्रथम समीकरण होता है V इक्वल U प्लस AT। तो इसमें अगर हम लोग T के बराबर अगर निकालें तो क्या हो सकता है? देखिए ये प्लस U है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा V माइनस U इक्वल AT। इसको हम लोग चाहे तो उल्टा लिख सकते हैं, दाएं पक्ष की जगह बाएं पक्ष, बाएं पक्ष की जगह दाएं पक्ष। तो ये हो जाएगा AT इक्वल V माइनस U इस प्रकार से। तो T इक्वल क्या होगा? V माइनस U बटा में A इस प्रकार से। अब मान लीजिए यह इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम लोग T का मान जो है इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे T का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो अगर हम लोग T का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यह आ जाता है यस इक्वल हाफ, पहले ब्रैकेट में V, आगे V लिख लीजिए फिर बाद में U लिखिए। तो V प्लस U, ठीक है, गुणे T का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं इसमें तो T का मान क्या है? V माइनस U बटा A। तो हो जाएगा V माइनस U बटा A दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में V प्लस U, दूसरे ब्रैकेट में V माइनस U। तो हम लोग जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल होता है पहले ब्रैकेट में A प्लस B
दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होगा, पहले ब्रैकेट में होगा v प्लस यू, दूसरे ब्रैकेट में होगा v माइनस यू। तो यहाँ पर इसी का हम लोग प्रयोग करते हैं और यहाँ यस इक्वल लिख सकते हैं। देखिए 2 का गुणा a में कर दीजिए तो 2a बटा में हो जाएगा 2a और इसका गुणा बटा में हो जाएगा 2a और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र की भांति अगर इस पर प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब देखिए बटा में 2a, इसका गुणा हम लोग इस तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम लोग इसको उल्टा भी लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब माइनस यू स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। और यही क्या है, गति का तृतीय समीकरण है। यही क्या है, गति का तृतीय समीकरण। तो यहाँ लिख सकते हैं यही गति का तृतीय समीकरण है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफीय विधि से गति के समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गति से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल बनेंगे उसको हल करेंगे और समझेंगे कि किसी भी प्रश्न में हम लोग जो है गति के तीनों समीकरणों को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।